हाँ दीदी, स्टार्ट करिए आप क्लास। कंटेम्प्रेरी आर्ट के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें कंटेम्प्रेरी आर्ट कहाँ से शुरू हुई, समकालीन कला, और क्या नवीन तकनीकें हैं इनमें, कौन कौन से आर्टिस्ट हैं इनके जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने समकालीन कला को यहाँ तक पहुंचाया। तो भारतीय आधुनिक कला का अभ्युदय बंगाल की वास्तु तकनीक से आरंभ होता है, जिसके माध्यम से पुरातन पीढ़ियों को तोड़ने का कार्य आरंभ हुआ। शनय शनय रूढ़ियां तो टूटने लगी, पर कलाकारों के समक्ष अब चित्रों में आधुनिकता एक गंभीर समस्या के रूप में आकर खड़ी हो गई। भारतीय कलाकारों ने आधुनिकता की इस दौड़ में अपनी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का त्याग कर दिया। 20वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में रविन्द्रनाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय, जॉर्ज कीट और कुछ समय बाद शैलरोज मुखर्जी के अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कला के इस विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। भारतीय कला के इस विकास में आधुनिक कलाकारों की एक ऐसी सृजनशील पीढ़ी उभरी जिसने समकालीन कला को न सिर्फ समझा, बल्कि बंगाल और यूरोपीय शैलियों के साथ अन्य समानांतर शैलियों को आत्मसात कर अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति दी। यानी उन शैलियों को, जो जितनी भी शैलियां थी यहाँ पर चल रही थी, उन सबको मिला करके अपने अपने एक्सपेरिमेंट करने उन्होंने शुरू कर दिए। समकालीन कला में समकालीनता का अर्थ उस विशेष कला आंदोलन से है जिसमें प्रत्येक कलाकार अपने आप को इस आंदोलन से जोड़कर देख रहा था, कला स्वरूपों में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन कर रहा था, परख रहा था, स्वयं अपनी शैली के आधुनिक बनाने हेतु उसने विस्तृत अध्ययन कर अपनी स्वतंत्रता हासिल की, सृजन की स्वतंत्रता जो है उसने हासिल की। फलस्वरूप विषय वस्तु एवं शैली की जो संकुचित सीमाएं थी वो टूट गईं और प्रतिभावान, मननशील, गंभीर कलाकारों ने अचंभित कर देने वाले नित्य नूतन प्रयोग किए। इस समय शैली में मौलिकता लाने हेतु कला और शिल्प की अनेक धाराएं एक दूसरे के समीप आईं। इस समय शैली में संचार माध्यमों के विस्तार एवं वैश्वीकरण के दौर में कलाकारों की प्रतिभा एवं सृजनशीलता निरंतर चलने को प्रेरित हुई। आज साथ ही संचार माध्यमों के विस्तार एवं वैश्वीकरण के दौर में कलाकारों की प्रतिभा एवं सृजनशीलता निरंतर चलने को प्रेरित हुई। आज समकालीन कला का प्रयोग पूर्ण रास्तों से चलकर वादों विवादों से मुक्त होकर अपने वैविध्य के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह स्थिति कला के क्षेत्र में अनायास ही यह स्थिति कला के क्षेत्र में अनायास ही उत्पन्न नहीं हुई। वर्तमान परिस्थितियों और सामाजिक परिवर्तन इसके मुख्य कारण रहे, क्योंकि स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय परिदृश्य में विचारणीय परिवर्तन आया। नई दिल्ली में ललित कला अकादमी और नेशनल एकेडमी ऑफ विजुअल आर्ट्स की स्थापना हुई। साथ ही अनेक स्वयंसेवी संगठन उभरे।
आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कला प्रदर्शनियां, कला शिविर, संगोष्ठियां निश्चित रूप से और नियमित रूप से आयोजित की जाने लगी। यह अकादमी प्रति वर्ष चुने हुए 10 प्रतिभावान कलाकारों को पुरस्कृत करती। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स भी कला प्रदर्शनियां, कला शिविर, संगोष्ठियां आयोजित करती रही। साथ ही यह संस्था पत्रिकाओं एवं नूतन पुस्तकों का प्रकाशन भी करती रही। इन सब के बावजूद भारतीय कलाकारों को राज्य की ओर से कोई विशेष सहयोग नहीं मिला और समाज में भी उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रह गई। यहाँ के प्रतिभावान कलाकारों ने पश्चिमी कला प्रयोगों से प्रभावित होकर भारतीय कला के सुदृढ़ प्रतिमानों को रातों रात बदल दिया और परंपरा प्रसूत कलाकारों से दूरी बनाए रखी। 20वीं सदी में देश में राजनीतिक और सांस्कृतिक आजादी का संघर्ष चरम पर था। ऐसे हालातों में देश की कला 2 भागों में विभाजित हो गई। एक विचारधारा रॉयल अकादमी पर आधारित थी, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित मूल्यों का अनुसरण करती थी, तो दूसरी विचारधारा बंगाल स्कूल के सिद्धांतों का अनुपालन करती थी। इन दोनों विचारधाराओं के खिलाफ सूजा ने 1947 में रजा और आरा के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। इन चित्रकारों ने किसी पुरातन शैली अथवा किसी आंदोलन को समर्थन न देकर अपनी कृतियों में व्यवस्था, आकार तथा रंगों की योजना को प्रधानता दी। कुछ समय पश्चात हुसैन, बाकरे, कुलकर्णी, पलसीकर तथा गोदे आदि चित्रकार भी इस ग्रुप में सम्मिलित हो गए। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कला जगत को शक्तिशाली एवं त्वरित गति से आगे ले जाने वाली वैचारिक भूमि तैयार की। ये सभी कलाकार कला में नवीन प्रयोगों के पक्षधर थे, जो प्राचीन कला की जड़ों से ही आधुनिक कला का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे थे। 1949 में इसकी प्रथम प्रदर्शनी मुंबई में आयोजित की गई, जिसका कैटलॉग मुल्कराज आनंद ने लिखा। यहीं से भारतीय कला में क्रांतिकारी परिवर्तन जो है आने प्रारंभ हो गए। प्रयोगवादी विधाओं का सैलाब सा आ गया। चित्रकारों का एक बड़ा सा वर्ग देश के कोने कोने में चित्र प्रदर्शनी, गोष्ठियों आदि के आयोजन के साथ ही दूसरे देशों में संपर्क तलाशने लगा। परिणाम स्वरूप भारतीय कला अधुनातन रूप धारण कर उन्नयन के मार्ग पर चल निकली। चित्रकला को इस उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाले 3 प्रमुख चित्रकार रहे: न्यूटन सूजा, हैदर रजा और आरा। मुंबई की एक दवा कंपनी के प्रबंधक स्केलशिंगर, जो उस समय पर भारतीय कला के संग्राहक करता थे, ने भी भारतीय पैक समूह को व्यावसायिक सहयोग दिया। साथ ही बोमैन बहराम, डॉक्टर स्किंजल, चार्ली पेट्रास, बाइन एम हार्टवेल, रूडी वान लाइडन, हार्मन गोड्स, केकू गांधी, लैंडहैमर आदि का भी संरक्षण एवं सहयोग मिला। कलाकारों के अस्तित्व की पहचान बनाने में कला वीथिकाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। सन 1944 में इससे पहले कलकत्ता ग्रुप द्वारा प्रथम तथा 1945 में 2 प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। इन कलाकारों में प्रदोष दासगुप्ता, प्राण कृष्ण पाल, सुनील, माधव सेन, निरोध मजूमदार, परितोष सेन, कमल दास गुप्त और हेमंत मिश्रा आदि थे। इस ग्रुप ने अपने मैनिफेस्टो से ये स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति ही सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ नहीं, और कला अंतर्राष्ट्रीय और स्वयं पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात
संपूर्ण विश्व सामाजिक बदलाव के कश्मकश के दौर से गुजर रहा था तथा भारतीय कलाकार आधुनिकता की वैचारिकी के साथ रचनात्मक दृष्टि पाने की खोज कर रहे थे, जिससे ब्रितानी उपनिवेश के शिकंजे से मुक्ति और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष, यूरोपीय कला आंदोलनों की सारगर्भिता का प्रभाव भी झलकता है। पेरिस और कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों की एक संयुक्त कला प्रदर्शनी 1950 में बंबई में आयोजित की गई, जिसमें सूजा, आरा, हुसैन के अतिरिक्त कुछ नए कलाकार जैसे भानु स्मार्ट, ए रायवा, GM हाजनिस, गायतोंडे, किशन खन्ना, छापर और राजोपाध्याय आदि की कलाकृतियां भी शामिल थीं। सूजा ने कल्पनात्मक आकारों के युक्त शरीर को महत्व दिया। यथार्थ के नए तर्क का सफल प्रयोग इनकी कलाकृतियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुछ चित्रों में ज्यामितीय मास्क की संरचना भी दिखाई देती है। KH आरा के चित्र वस्तु चित्रों में रंगों और आकारों का संरचनात्मक प्रयोग किया गया दिखाई देता है। SH रजा ने अपने चित्रों में सूक्ष्मवादी ढंग से दृश्य चित्रों को संयोजित किया है। इनकी कृतियां अग्नि में ये प्रयोग जो है देखा जा सकता है। MF हुसैन के चित्रों में पिकासो जैसी रेखांकन शक्ति तथा अन्वेषण प्रमाण नए रूप में है। रंगों और आकारों के साथ रेखांकन की अद्वितीय शक्ति ही उनकी संभावनाओं की खोज को दर्शाती है, जबकि आरंभिक चित्रों में रंग योजना अधिक प्रखर रही तथा आकार खिलौनों की भांति। नृत्य, तीन बहनें, बैलगाड़ी, वापसी, घोड़े आदि रंगों का दृष्टिकोण अलग दिखाई देता है। हरिअंबरदास गोड़े जो पूर्व में जल रंगों में चित्रण किया करते थे, धीरे धीरे उनका झुकाव प्रभाववादी और भाववादी शैली की ओर बढ़ता गया। उनके विचार में जैसा दृश्य दिखाई देता है वह विषय अब उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया था, वरन अब वह दृश्य जगत चाक्षुष अनुभवों को अपनी मानसिक और भावनात्मक गहराइयों से अभिव्यक्त करने को अधिक लालायित दिखाई देते थे। सदानंद बाकरे ने तो आरंभ से ही ब्रिटेन और यूरोपीय परंपरागत शिक्षा पद्धति के विरोधी थे। रूढ़िवादी तकनीक अभिव्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष करते हुए मूर्तिकला में नए विचारों एवं आकारों की बहुआयामी खोज में लगे रहे। खुरदरी सतह एवं रचनात्मक सौंदर्य की अभिव्यक्ति उनके मूर्ति शिल्प में देखी जा सकती है। उनकी कला प्रक्रिया और रचना के विकास के बारे में काफी सुलझी हुई थी। जिस प्रकार कोई दीवार चूने और रंगों की सतह से धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार एक मूर्ति शिल्प की सतह को भी उसकी आवश्यक मोटाई की सतह तक उठना चाहिए, जो कि किसी मौलिक सतह की धरातलीय विशेषता की आदर्श स्थिति होती है। इसी रूपक को आगे बढ़ाते हुए एक और विचार जो कि इस प्रकार है, जिस प्रकार एक भ्रूण गर्भाशय में अपनी यात्रा के विकास में एक विशेष बिंदु पर जाकर स्थिर और दृढ़ हो जाता है, वहीं पर उसकी निर्णीत और पूर्ण निर्धारित खुरदरी सतहों का प्रत्यक्षीकरण होता है। इन्होंने अनेक पोर्ट्रेट बनाए, जिसमें सरकावत जी जहांगीर, डॉक्टर मुल्कराज आनंद आदि के पोर्ट्रेट प्रमुख थे। सूजा पैक के महासचिव थे। इन्होंने अपने ग्रुप पैक के मैनिफेस्टो के विचारों को कार्यानुभव के साथ अनेक आधार संवादों को कैटलॉग में लिखा कि कलाकार और आदमी के बीच के पुल को पाटा नहीं जा सकता, तथा आज हम विषय और तकनीक के बारे में पूर्णतः स्वतंत्र रहते हुए चित्रांकन कर रहे हैं।
अराजक होने की हद तक स्वतंत्र रहते हुए। शुक्र यही है कि सौंदर्य शास्त्री संयम और सुगठिता के समन्वय, रंग संयोजन के कुछ मूल और शाश्वत सिद्धांतों से परिचालित हैं। हमें किसी स्कूल या कला आंदोलन को पुनः जागृत करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एक प्रबल रचनात्मक संश्लेषण तक पहुंचने के लिए मूर्ति शिल्प और चित्रकला की विभिन्न शैलियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। सूजा ने पैक के मैनिफेस्टो में आरिबोन शब्द का जो है उल्लेख किया था तथा यह लिखा था कि कलाकार के लिए केवल एक चित्र बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको अपने चित्र को बेचने की कला भी आनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक लाइडन के अनुसार यह शब्द ही इस प्रदर्शनी के आदर्श वाक्य के रूप में निर्धारित हुआ। युवा कला को मुक्ति पाने के लिए सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी अथक प्रयास करते रहना चाहिए। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने आधुनिक चित्रकला की अस्पष्ट गुप्त भाषा के लिए पुरातन स्कूलों द्वारा थोपे गए विचारों को साधारणतः बदल डाला है। जिन्होंने पिछले वर्षों में इन कलाकारों के काम पर गौर किया है, उनके लिए यह प्रदर्शनी संघर्ष प्रयोगों और उसके पीछे की परीक्षा भारतीय आदि कला में टैग कलाकारों के योगदान पर संडे स्टैंडर्ड के कला समीक्षक जब मोहन ने कहा था कि पैक कलाकारों की प्रदर्शनी कलाकारों और कला प्रेमियों में सुखद आश्चर्य उत्पन्न करती है। जो वारा पहले फूलों के और सैर के चित्र बनाते थे, अब वही वैश्याओं और जुआरियों, भिखारियों और सनकी व्यक्तियों के चित्र बना रहे हैं, जिससे उनकी सामाजिक जागरूकता प्रकट होती है। इस समय सूजा पर जो है अश्लीलता का आरोप लगा। सूजा ने विदेश यात्रा पर जाने के लिए प्रदर्शनी लगाई, पेंटिंग बेच के वो लंदन चले गए। पैक का मजबूत जो स्तंभ था वो अब इस समय लड़खड़ा गया। सन 1950 में पैक की दूसरी प्रदर्शनी कलकत्ता में आयोजित हुई। इस समय रजा को फ्रेंच भाषा की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। फिर बाकरे भी लंदन चले गए। पैक की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी हुई 1952 में। इस समय हुसैन भी यूरोप चले गए। 4 प्रमुख सदस्यों के यूरोप चला जाने से पैक में बिखराव आ गया, पर अंतिम समय में भी ये भारतीय कला को एक नवीन दिशा प्रदान कर गया। चलिए अब देखते हैं कला की जो नवीन तकनीकें हैं। 20वीं सदी में कला के क्षेत्र में जो उथल-पुथल हुई, वह हमारे समक्ष एक रोमांचकारी परिप्रेक्ष्य में आई। इन गतिविधियों ने कला के स्वरूपों को परिवर्तित कर कला के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी अनेक परिवर्तन किए। स्वतंत्रता से पूर्व कलाकार केवल श्रेष्ठ कलाकार बनने के स्वप्न देखते थे, परंतु आज उसके समक्ष अवसरों के कई विकल्प हैं। यह किसी परंपरा अथवा मान्यता में न बनकर स्वतंत्र भाव से चित्रण कर रहे हैं, जिससे उसकी कला में प्रयुक्त होने वाले अर्थ भी बदल गए हैं। अब वह पश्चिमी कला के आधारभूत
ज्ञान के उपरांत अपनी कला को विश्वव्यापी रूप दे रहा है। आज वे ऐसी कृतियों का निर्माण करना चाहता है जिसमें नवीनता के साथ साथ स्थायित्व ही हो, साथ ही जिससे भावी कलाकारों को भी दिशा निर्देश दिया जा सके। उसकी कृति के नूतन प्रयोग ही भारतीय कला को वैश्वीकरण के मार्ग पर ले जाते हैं। उन्नति के शिखर पर आज कलाकार ने ऐसे माध्यमों को खोज निकाला है जिससे भारतीय कला विस्तृत होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंची है। प्रिंट मेकिंग, मीडिया इंस्टॉलेशन, डिजिटल आर्ट, वीडियो आर्ट, हैपनिंग्स, परफॉर्मिंग आर्ट, अप्लाइड आर्ट आदि ऐसे अनेक प्रयोग हैं जिनसे कला के अर्थ बदल गए हैं, जिनकी प्रस्तुति में कंप्यूटर के प्रिंट क्रांति कला प्रचार विज्ञापन की तकनीकों से बुरी तरह प्रभावित है। ग्लो साइन, सेटिग्राफी, फोटोलिथो, कंप्यूटर चित्रण ने कलाकारों को नवीन यंत्र प्रदान किया है। विगत 50 वर्षों में भारतीय कला ने अनेक उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों से साक्षात्कार किया है। संभवतः इसी कारण भारतीय कला सरफेस से बाहर निकलकर काफी आधुनिक हो गई है। महत्वपूर्ण यदि तकनीकों की चर्चा करें तो कुछ तकनीकें इस प्रकार सामने आ रही हैं, जैसे छापा कला। आधुनिक भारतीय कला के परिदृश्य में छापा कला का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्व में इस विधा का प्रयोग केवल छापने एवं सूचना प्रदान करने में होता था, परंतु आज यह सशक्त रूप से हमारे समक्ष उपलब्ध है, जिसमें नई तकनीकों और विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग हुआ है। इन विभिन्न तकनीकों एवं प्रयोगों ने छपा की संभावनाओं एवं चुनौतियों को बढ़ाकर उसे स्वतंत्र माध्यम के रूप में रेखांकित किया है। चित्रकला एवं छापा कला में अभिव्यक्त होने वाले विषय एवं कलाकृति के स्वरूप में समानता दिखाई देती है, किंतु प्रक्रिया एवं तंत्र ज्ञान भिन्न होने के कारण प्रिंट विकसित होने की मात्रा, उसका सौंदर्य विकसित होता है। आरंभ में भारत में वुडकट तथा राजा रवि वर्मा के लिए लिथोग्राफी इतना ही मर्यादित क्षेत्र था, परंतु धीरे धीरे छपाई मुद्रण तंत्र विकास के साथ ही अन्य प्रविधियों का भी प्रयोग दिखाई देता है। एचिंग, इनग्रेविंग, एक्वा शुगर, एक्वा आदि के प्रयोग से दृश्य परिणामों में विविधता की अनुभूति मिलती है। 15वीं शताब्दी में अल्बर्ट ड्यूरर ने प्रिंट माध्यम की संभावनाओं की तलाश की। सन 1964 से पूर्व व्यावसायिक व सजावटी तौर से छपने वाले चित्रों और अव्यावसायिक तौर पर छपने वाले चित्रों को छापा कला की संज्ञा दी जाती थी। पर चूंकि दोनों तरह के चित्रों का निर्माण का उद्देश्य कलाकारों की प्रवृत्ति में समानता नहीं होती थी, अतः इन चित्रों को अलग करने के आशय से प्रिंट काउंसिल ऑफ अमेरिका ने 1964 में दूसरी प्रकार की छपाई को प्रिंट मेकिंग का नाम दिया। 16वीं शताब्दी में मैकेनिकल प्रिंट का आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया से आए ओलियोग्राफ नामक प्रिंट को राजा रवि वर्मा ने अपनाया तथा मुंबई में लिथोग्राफी की प्रेस लगाई। इसके पश्चात भारत में अनेक छापा कला संस्थानों की
स्थापना हुई जिनमें छापा कला को विशिष्ट स्थान दिया गया। 1930 में कलकत्ता इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एवं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। यहाँ छापा कला की विधिवत रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त दिल्ली, बड़ौदा, मुंबई, चेन्नई, बनारस, जयपुर, लखनऊ, भारत भवन भोपाल में छापा केंद्र खोले गए। स्वतंत्रता के उपरांत दिल्ली शिल्पी चक्र सहित अन्य कला संस्थानों के कलाकारों के सहयोग से छापा कला केंद्र खोले गए जो कला उन्नति में सहायक थे। पहले दिल्ली पॉलिटिकल में छापा कला विभाग की स्थापना से प्रिंट मेकिंग का दायरा बढ़ा। उसके उपरांत यह विधा दिल्ली कला विद्यालय में आई, जहां भावेश चंद्र सान्याल, दिनकर कौशिक, वीरेन डे, धनराज भगत आदि ने इस विधा को अपनाया। दिल्ली का दूसरा बड़ा छापा केंद्र राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा गढ़ी में स्थापित किया गया, जहां आज भी बड़ी संख्या में कलाकार कार्य करते हैं। 1960 तक बड़ौदा का छापा कला केंद्र सीमित था। इसके पश्चात ज्योति भट्ट एवं रीनी धूमल जैसे कलाकार बाहर से प्रशिक्षित होकर आए। उन्होंने छापा कला प्रदर्शनियों का आयोजन कर इस प्रथा को प्रगति दी। यहाँ के विशिष्ट कलाकारों में लक्ष्मा गौड़, शांति दवे, देवराज, जयंत पारेख, विनोद राम पटेल आदि कलाकार प्रमुख थे। सन 1952 में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में वाई के शुक्ला के निर्देशन में पहली बार छापा कला प्रकाश में आई। चेन्नई में छापा कला का आरंभ 1978 में, लखनऊ में सन 1983 में, कलकत्ता में 1984 में तथा भुवनेश्वर में 1986 में छापा कला स्टूडियो खोले गए। इस समय छापा कला में वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। कलाकारों में छापा कला तकनीक के ज्ञान को एक प्रकार से आयात कर उसे समृद्ध बनाने की योजना है। आज हम यूरोप तथा अमेरिका में किए जाने वाले प्रयोग की झलक तथा पश्चिमी शैली का प्रयोग या प्रभाव अनेक छापा कलाकारों की रचनाओं पर देख सकते हैं। तकनीकीगत विधाओं के विस्तार से निसंदेह छापा कला का क्षेत्र बढ़ गया है। फोटोग्राफी, कंप्यूटर, इसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी ने के छापा कला में सम्मिलित होने पर एक नवीन शैली का या नवीन तकनीक का विकास हुआ है, जिसमें 3 डायमेंशनल चीजों की प्रतियां डिजिटल पद्धति से निकाली जाती हैं, जिन्हें हम सुदूर स्थल पर विशेष मशीनों से फैक्स के द्वारा भी भेज सकते हैं। अभी यह तकनीक बाजार में उपलब्ध नहीं है, किंतु अति शीघ्र यह तकनीक बाजार में आने की संभावना है। इंस्टॉलेशन शब्द पश्चिम में 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में कला का एक रूप बनकर उभरा। सन 1970 के मध्य ये काफी प्रचलित था। समकालीन कला में इंस्टॉलेशन की भूमिका यह दर्शाती है कि हम किस प्रकार संस्कृति के उपकरणों का प्रयोग कला को नया आयाम देकर उसे मीडिया से संबोधित करते हैं या मीडिया से हम किस प्रकार उसे मिलवाते हैं। ये स्वतंत्र शैली की धारा है जिसमें कलाकार स्वतंत्र भाव से अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति करता है। इंस्टॉलेशन कला का हम पर सटीक तथा दृढ़ प्रभाव का पड़ना पश्चिमी परंपरा का परिणाम है।
यह हमारी परंपरागत इंस्टॉलेशन से थोड़ा सा भिन्न है। यह आधुनिक तो है ही, परंतु दर्शन सदैव भारतीय मूल के कराए जाते हैं। भारतीय कलाकारों ने इंस्टॉलेशन में अपनी परंपरा को कभी भी विस्मृत नहीं किया। यद्यपि भारतीय संदर्भ में इंस्टॉलेशन का तो प्रचलन सदियों से होता आ रहा है। इसकी झलक हमें अपने लोक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के कार्यक्रमों में देखने को मिलती है। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी सजाते हैं या दशहरा उत्सव में जगह जगह रावण के पुतले बना करके जलाते हैं। पुतले के चारों ओर बल्बों की रोशनी करते हैं, साज सज्जा करते हैं। वो सब इंस्टॉलेशन के ही तो रूप हैं। इसका तीसरा उपयुक्त उदाहरण नवरात्र में होने वाला दुर्गा पूजा समारोह है, जिसमें दुर्गा की प्रतिमाओं का श्रृंगार करके उसके महिषासुर मर्दिनी रूप की आराधना की जाती है तथा 10वें दिन उसके पूजन के उपरांत प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। आज यह कला विश्वव्यापी स्तर पर अपना प्रभुत्व जमा रही है। इसका मुख्य लक्ष्य नई तकनीकों एवं नवीन उपकरणों के माध्यम से विविध प्रयोग कर जनमानस को कलात्मक संदेश देना है। यह कला शैली नई दृश्य भाषा की खोज का परिणाम है। इसमें अभिव्यक्ति की संभावनाएं भी अधिक हैं तथा इसमें की गई अभिव्यक्ति का दर्शकों पर सीधा और सटीक असर होता है। असर ही नहीं होता, इसके परिणाम भी तत्काल आते हैं। यह कला सामाजिक कला है जिसके खरीदार मुख्यतः बड़े बड़े कला संस्थान होते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों से इंस्टॉलेशन कला को अभूतपूर्व समर्थन मिला है, जिसमें वीडियो शिल्पग्राफी, शिल्पकारी, मूर्ति कला, डिजाइन कला सभी का इसमें प्रयोग हो रहा है। यह शैली परिवर्तनशील है जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। कोई भी कलाकार अपने इंस्टॉलेशन में एक बार जिस चीज का प्रयोग कर लेता है वह दोबारा उन वस्तुओं का दोबारा प्रयोग नहीं करता। युवा कलाकार इसमें सौंदर्यात्मक प्रायोगिक माध्यमों से परे स्ट्रॉ, अखबार के टुकड़े, गाय का गोबर, पुराने कपड़े, व्यर्थ की लकड़ी, राख, शरीर संबंधी क्रियाएं एवं स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर नवीन नवीन विधाएं खोजते रहते हैं। विवान सुंदरम की एक कृति है एंट्रेंस व्यू, जो नई दिल्ली के आईफेक्स गैलरी में इंस्टॉल हुई थी। इस कृति में एक अनोखा प्रयोग किया गया था जिसमें बाबरी मस्जिद के विध्वंस की अनुक्रिया को प्रदर्शित किया गया था। इसमें दर्शक इंस्टॉलेशन में प्रवेश कर पूरी श्रृंखला को देखकर अपने विचार देते हैं। दीवान की इंस्टॉलेशन हृदयस्पर्शी है तथा ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, जैसे आई स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी, हाउस बोट, न्यू दिल्ली। इसी प्रकार के इंस्टॉलेशन की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार अपर्णा कौर भी हैं, जिनके इंस्टॉलेशन दर्शकों को खड़े होकर के निहारने के लिए बाध्य कर देते हैं। इनका इंस्टॉलेशन प्लीज पीस जो है, जिसकी अत्यंत सराहना हुई, जिसमें उन्होंने लोहे के औजारों को 6 बाई 6 फीट पर वेल्डिंग के माध्यम से लगाया था, जोड़ा था और उन्हें इंस्टॉल किया था। इंस्टॉलेशन के अन्य कलाकारों में रत्नावली कांत, वेद नायर, हुसैन, नलिनी मालिनी आदि प्रमुख हैं, जो न सिर्फ इंस्टॉलेशन कला में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनके प्रयोगों से अद्भुत एवं आश्चर्यजनक छवियां
उत्पन्न होती हैं। अत्याधुनिक युवा कलाकारों में शमशाद हुसैन, लतिका कट्ट, राजेंद्र टिट्टू, नरेश कपूरिया आदि निरंतर सक्रिय होकर इंस्टॉलेशन कला में प्रतिभाग कर उसे तीव्र गति से अग्रसरित कर रहे हैं। फोटोग्राफी अपने गुणों और प्रकाश के माध्यम से ग्राफिक का एक अंग बनकर के उभरी थी। कलाकारों को इस क्षेत्र में कला की असीम संभावनाएं नजर आ रही हैं। फोटोग्राफी के माध्यम से निकाले गए छायाचित्र छापा कला की संज्ञा में आती हैं, जिसमें आज अनेक कलाकार नवीन प्रयोग कर रहे हैं। छायाचित्र की विभिन्न तकनीकी स्थितियों की जटिलता में अक्सर रूपांकन अनुभव की सहजता और तत्कालिकता भी खत्म हो जाती है। रूपांकन अनुभव की सहज उत्पत्ति सृजनात्मक कलाकार के लिए जरूरी है। आज के कंप्यूटर युग में कैमरे ने एक विशेष क्षमता प्राप्त की है। यद्यपि जितना कंप्यूटर्स की दिशा में औद्योगिकीकरण हुआ है, उतना कैमरे में नहीं हुआ। कंप्यूटर उद्योग में लेंसेज के डिजाइन बनाने तथा फिल्मों में अधिक निपुणता लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। बैटरी द्वारा संचालित माइक्रो मिनिएचर लगे कंप्यूटर का कैमरे में प्रयोग प्रकाश को संयोजित करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। कंप्यूटर्स का फोटोग्राफी में ही प्रयोग नहीं हो रहा है, कैमरे में भी कंप्यूटर ने सहायता प्रदान की है। किसी भी चित्र के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, या तो किसी भी स्थिति को स्थिर करके उसका चित्र लिया जाए अथवा स्थित प्रज्ञ चित्र लिया जाए। इस शताब्दी के आरंभ में फोटोग्राफी ने विशेष ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। आज फोटोग्राफी को नए कलात्मक प्रयोग के रूप में देखा जाने लगा है। कुछ नए कलाकारों का उदय हो रहा है जो नवीन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। 35 mm कैमरा आज एक महत्वपूर्ण वस्तु हो गई है। लाइफ और स्टर्न आदि पत्रिकाओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। CR मंडी के समय इलस्ट्रेटेड वीकली में छाया पत्रकारिता को काफी प्रोत्साहन मिला। नरेंद्र दीक्षित ने कुछ वर्ष पूर्व अपने फोटोग्राफ कंप्यूटर की कॉम्पैक्ट डिस्क में रिकॉर्ड करवा लिए। छायाचित्रों की इन CD बिंबों को उन्होंने नेगेटिव की जगह इस्तेमाल करना आरंभ किया तथा अच्छे कंप्यूटर और उपयुक्त सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से अपने जो खींचे हुए बिंब थे उनका रूपांतरण आरंभ किया। ऐसे ही एक चित्र में पोर्ट्रेट का रूपांतरण, जिसमें नरेंद्र दीक्षित ने अपने छायाचित्र अपनी ही छवि को डिजिटल संगणकीय रचना द्वारा पोर्ट्रेट का रूप प्रदान किया। चित्र के भाव तो सांकेतिक रूप में समा जा रहे हैं, लेकिन उनका जो रूप है उसमें धुंधला हो गया है। अतः ये कहा जा सकता है कि फोटोग्राफी ने कला क्षेत्र में पदार्पण कर नए माध्यम से कलात्मक अभिव्यक्ति की संभावनाओं के द्वार खोले हैं, जिसमें रूप कहानी बनकर या कथ्य बनकर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत होता है। मीडिया कला भारतीय परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा उपकरण विज्ञान ने कला जगत में भी अपना स्थान बनाया है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कलाकार जनता के साथ सीधा संपर्क करता है।
मीडिया ने कलाकार की उपयोगिता को परखते हुए इंटरनेट, टेलीविजन तथा वीडियो फिल्म आदि के माध्यम से हमें आधुनिक तत्वों की जानकारी कराई है। इसने जनसाधारण तथा कलाकारों के मध्य सेतु का कार्य किया है। अब हम वर्तमान कला जगत में होने वाली प्रत्येक गतिविधि का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर देखकर कला जगत की आधुनिकता तथा नवीनता से शीघ्र ही परिचित हो सकते हैं। पूर्व के वर्षों में युवा कलाकार नई विधाओं, प्रयोगों तथा कला गतिविधियों को कुछ समय पश्चात जान पाते थे, देर से जान पाते थे, जिसके कारण उनकी अभिव्यक्ति का दायरा भी सीमित था। मीडिया के आगमन से आज हम किसी भी तकनीक या कलाकार के विषय में तुरंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन कलाकारों का जीवन परिचय हो, उनकी कृतियां हों, उनकी विधाएं हों, इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट उपलब्ध रहती हैं जिनसे हम ये जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, जिसे हम सर्च कर पाते हैं और संबंधित जानकारी को ढूंढ पाते हैं। आज जब कोई कलाकार अपनी कला की प्रदर्शनी करता है तो मीडिया जगत उसका प्रसारण टेलीविजन पर करता है, फिर चाहे प्रदर्शनी देश में हो रही हो अथवा अन्य किसी देश में, दूर देश में हो रही हो। वीडियो आर्ट, कंप्यूटर आर्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, लेजर, मानचित्र, सिंथेटिक इमेज, होलोग्राफ, मल्टीमीडिया, अभिनय आदि वर्तमान समय की कुछ ऐसी कलाएं हैं जो मीडिया कला के रूप में जानी जाती हैं। नई दिल्ली स्थित एपीजे मीडिया आर्ट गैलरी भारत की प्रथम ऐसी गैलरी है जहां पर वीडियो कला को स्थान मिला है। इस गैलरी की शुरुआत जो है 25 फरवरी 2001 को हुई। भारत में नलिनी मालिनी, बेवान सुंदरम, नवजोत अल्ताफ, सुब्बा घोष, रत्नावली कांत मीडिया कलाकारों के रूप में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब देखेंगे हम लोग व्यवहारिक कला। स्वतंत्रता के उपरांत विज्ञापन कला के प्रस्तुतिकरण में भी परिवर्तन आया। 60 के दशक तक आते आते विज्ञापन जगत ने पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा मीडिया के मध्य अपनी जगह बना ली। पिछले कुछ दशकों से विज्ञापन कला में भी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जिसका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से टेलीविजन को माना जाता है। इसका दर्शक से सीधा और सकारात्मक संबंध रखता है। इसके प्रभाव भी आश्चर्यजनक होते हैं। आज खेल जगत, चिकित्सा जगत, राजनीति जगत, व्यापार, फिल्म, शिक्षा, सेवा संस्थान सभी के प्रचार का माध्यम जो है विज्ञापन जगत है। एड्स के बढ़ती हुई एड्स के प्रति जागरूकता, कन्या भ्रूण हत्या, नेत्रदान, रक्तदान आदि के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ योगदान भी विज्ञापन की सक्रियता एवं उसके प्रभावशाली रूप को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति आकर्षित देश की 90% से भी अधिक जनता के कारण विज्ञापन जगत में काफी उन्नति हुई। प्रिंट मीडिया का उत्कृष्ट स्तर और बहुरंगीय छपाई ने विज्ञापनों को और अधिक ग्राह्य बनाया है। इसका भरपूर लाभ उत्पादकों तथा जन सेवाओं से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उन्होंने उठाया। आज अच्छे विज्ञापन की भाषा, चित्र रचना आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नवीनता को ध्यान में रख करके चित्र रचना की जाती है और इस प्रकार की जाती है जो जन साधारण के मनोभावों को
तुरंत उद्वेलित करते हैं और ऐसे विज्ञापन जिनमें नवीनता होती है, ऐसे विज्ञापन लंबे समय तक याद किए जाते हैं। वर्तमान समय में कला के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने से विज्ञापन कला के लिए संभावनाओं के अनेक द्वार जो हैं खुल गए हैं। अब विज्ञापन अधिक रचनात्मकता एवं कल्पनाशीलता के साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी कभी इनका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि दर्शक महत्वपूर्ण खबर की अपेक्षा उसमें छपे हुए विज्ञापन की ओर अधिक आकर्षित होता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में लगभग 50 विज्ञापन एजेंसियां जो है कार्य कर रही थी, किंतु विज्ञापन कला का प्रचार बढ़ने से विज्ञापन एजेंसियों की संख्या बढ़कर के 350 से ऊपर पहुंच गई है। देश की बड़ी बड़ी विज्ञापन एजेंसियों में हिंदुस्तान थॉमसन एंड कंपनी, एसएच बेंसन लिमिटेड, एपीएस कंपनी, क्रिएटिव यूनिट्स, मैफ एंड एड, लिंटास आदि अनेक ऐसी कंपनियां हैं जहां पर ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर विज्ञापन बनाए जाते हैं। जहां इसने एक तरफ उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर पनपने वाले अतिक्रमण को भी रोका है। विगत अतीत में कलाकार और प्रेक्षक की स्थिति अपेक्षाकृत थोड़ी भिन्न थी। समाज में सामुदायिक भावना थी। कलाकार समाज के रीति रिवाजों, विश्वासों, प्रतीकों और मूर्तियों के निर्माण में भाग लेता था। समाज में कलाकार का कार्य और स्थान भली भांति परिभाषित था, किंतु आज इस सामुदायिक भावना का अभाव हो गया है। अनेक सांघातिक दुराग्रहों से समाज का सांस्कृतिक जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में कलाकार नितांत अकेला हो अपनी निजता में सीमित एवं व्यक्तिवादी हो गया है। कलाकार पर समाज के उत्थान का दायित्व है, जिसकी पूर्ति के लिए वह जीवन पर्यंत जो है विकल रहता है। वो यही सोचता है कि किस प्रकार समाज के उत्थान में अपनी कलाकृतियों को या अपनी कला को लगाया जाए। मूर्तिकला आज अभिव्यक्ति की भूख को शांत करने के लिए आज का कलाकार अनेक माध्यमों के साथ साथ मूर्तिकला में भी कार्य कर रहा है। यहाँ पत्थर, धातु, मिट्टी, लकड़ी आदि पारंपरिक माध्यमों के अतिरिक्त अब फाइबर, एल्युमिनियम आदि का भी प्रयोग आरंभ हो गया है। अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से हो, साधना और समर्पण से ही सफलता मिलती है। देश और प्रदेश में मूर्तिकला को लेकर आरंभ से लेकर वर्तमान तक बहुत कार्य हुआ है, विशेषतः टेराकोटा में कार्य करने की समृद्ध कला जो पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ती है। पूर्वांचल प्रदेशों में टेराकोटा देश में ही नहीं विदेशों में भी ख्याति रखते हैं। मूर्तिकला में मिश्रित धातुओं, फाइबर और फाइबर ग्लास का भी प्रयोग किया जा रहा है। अंकित पटेल, बलवीर सिंह कट, एस.जे. श्रीखंडे देश के सुविख्यात मूर्तिकार हैं। अंकित ने जयपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया है। श्रीखंडे जी ने मिश्र धातुओं और फाइबर ग्लास का प्रयोग करके युवा कला वर्ग को नवीन माध्यम प्रदान किया है। वहीं बलवीर सिंह कट विशालकाय मूर्तियों के शिल्प के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आधुनिक समय में मूर्ति शिल्प को व्यापक आयाम दिया है। इस क्षेत्र में नवीन संभावनाओं की खोज की है। विभिन्न टेक्सचर का प्रयोग करके शिल्प में लय, गति,
फ्यूजन एवं नवीनता लाने का प्रयास किया है। मूर्तिकला की अपेक्षा अन्य कलाओं का माध्यम सरल तथा सहज है तथा उतना श्रमसाध्य नहीं है। मूर्तिकला में विषय की अभिव्यक्ति बहुत ही श्रमसाध्य है। इसमें पूर्ण शक्ति एवं क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है। मिक्स मीडिया। मिक्स मीडिया आज का वह माध्यम है जिसमें अधिकांश कलाकार कार्य कर रहे हैं। कोलाज से आरंभ होकर इसका स्वरूप विहंगम होता जा रहा है। इस माध्यम में एक, दो अथवा उससे भी अधिक माध्यम जैसे तैल रंग, जल रंग, एक्रेलिक कलर के साथ साथ अन्य प्रयोगात्मक उपकरणों द्वारा कलात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। कागज, कील, लकड़ी, कबाड़, टूटा लोहा, लकड़ी के पट्टे आदि को कलात्मक रूप से चिपकाया जाता है। साथ ही साथ चित्रतल पर कहीं रंगों को भरकर उसमें गति एवं उभार लाया जाता है, तो कहीं जूट, टेक्सचर, व्हाइट फेविकॉल, बालू, बुरादा आदि वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता है। 10वीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी के प्रथम विजेता सुरेंद्र पाल जोशी ने टाइम्स टेक्सचर नामक एक चित्र बनाया था, जिसमें उन्होंने रस्सी, तार के अतिरिक्त अनेक रंगों का प्रयोग समय की गति को प्रदर्शित करने के लिए किया था। मोहम्मद गुलाम शेख ने अपने चित्र वॉर्टेक्स में भंवर को दर्शाया, जिसमें उन्होंने कोलाज का प्रयोग किया। पूजा बरूटाई राणा ने अपने एक चित्र नोट्स टू माई सेल्फ में पेपर, कंप्यूटर, प्रिंट, धागा तथा एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया। इसमें चित्रकार ने स्वयं को एक पात्र के रूप में अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया तथा मिक्स मीडिया को आज हम ऐसे माध्यम के रूप में पाते हैं जिसमें कलाकारों को अभिव्यक्ति की असीम संभावनाएं जो है दिखाई दे रही हैं। कोलाज। चित्रकला में कोलाज चित्रण ने विश्व भर में क्रांति ला दी। पुराने अखबार, रंगीन कागज, रद्दी, टूटे बटन, लकड़ी के गुटके आदि के माध्यम से उसने ऐसे अभिनव प्रयोग किए जिससे चित्र की मौलिकता को एक नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार सतीश गुजराल ने कोलाज का विशिष्ट एवं उत्तम चित्रांकन किया है। उन्होंने अपने कोलाज में स्त्री एवं पुरुषों के संबंध को विकृत रूप में अंकित किया है। प्लेमेट्स नामक एक चित्र में उन्होंने कुछ ऐसे ही भावों को दर्शाया है। इसी प्रकार युवा चित्रकार शकीला की पहचान भी कोलाज चित्रकार के रूप में की जाती है। मुस्लिम वर्ग से संबंधित होते हुए भी आपने हिंदू देवी देवताओं में अपनी आस्था प्रकट करते हुए उन्हें अपने चित्रों में स्थान दिया है। आपके आरंभिक कोलाजों में सब्जियों को प्रयोग किया गया था। कुछ कलाकार इस तकनीकी शैलियों के अतिरिक्त भी अपनी निजी शैलियां विकसित कर रहे हैं, जिनमें विविध प्रकार की कला शैलियों के मिले जुले दर्शन होते हैं। भारतीय कला में तकनीकीगत परिवर्तन एवं नई विधाओं के आगमन से कला शैली ने परिवर्तित हो रहे
अनेक रूप धारण किए हैं। कला सृजन में संभावनाओं की वृद्धि हुई है एवं चित्रों के रूप भी जो है बदल गए हैं। कला का यह रूप स्वयं नहीं बदला है, बल्कि समय के साथ ही इसका स्वरूप स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होता हुआ चला गया है। इसी परिवर्तन के कारण आज की कला और उसकी तकनीकी आधुनिक कहला रही है। इस आधुनिक कला में अधिकांश कलाकार अपनी पहचान एक मौलिक अभिव्यक्ति करने वाले कलाकार के रूप में बनाना चाहते हैं। और कला में मौलिकता भी तभी आती है जब सृजनकर्ता नवीन भावनाओं से ओतप्रोत होकर के कला का सृजन करे। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में स्थान बनाने वाले कलाकार। सन 1990 के दशक में वास्तव में भारत में कोई भी द्वितीय कला बाजार नहीं था। सन 2000 से 2008 के बीच समकालीन कला का मूल्य सूचकांक 7 गुना बढ़ा। इस तीव्र वृद्धि का कारण था न्यूयॉर्क की कला नीलामियों के दृश्य पटल पर भारतीय कलाकारों का उभरना, और यह संभव हुआ था बृहद नीलामी संस्थाओं की भारत में खुलने वाली नई नई शाखाओं के कारण। भारतीय संग्राहकों से कलाकृतियों की मांग इस विकास का महत्वपूर्ण तत्व थी। परंतु वास्तव में भारतीय कलाकृतियों का सबसे बड़ा संग्राहक वास्तव में कोई भारतीय नहीं था। ये थे मासानेरी फुकुओका जो कि जापान के थे, और टेक्सचर चेस्टर हर्बिट्स। जब अनीश कपूर और सुबोध गुप्ता विश्व के सबसे ज्यादा बिकने वाले 15 समकालीन कलाकारों में शामिल हो गए, जिनकी नीलामी वार्षिक आय अगर हम ऐसे देखें तो 6.8 मिलियन से लेकर के अगर आज के उसमें देखें हम तो 55,55,53,200 रुपए के करीब है। तब भारत का तृतीय स्थान पाने वाला कलाकार भी टीवी संतोष, जो कि इनके 10वें हिस्से के बराबर थे। अनीश कपूर आयु में सबसे बड़े हैं। पिछले 20 वर्षों में एक साथ इतनी बड़ी आय वृद्धि किसी की भी कलाकृतियों में दर्ज नहीं की गई। उनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां 6 अंकों की बिक्री राशि दर्शाती हैं। मूल्य संकट के बावजूद एक कलाकृति 7 अंकों की राशि पर बिकी। - 2009 को साउदी लंदन में उनके स्टेनलेस स्टील का एक अनटाइटल्ड जो है चित्रण कार्य सेल हुआ, जिसको 8,40,000 यूरो में बेचा गया, जबकि इस सुबोध भारतीय समकालीन कला में सुबोध गुप्ता मूल्य विस्फोट का एक अच्छा उदाहरण है।
कला बाजार के अंतर्राष्ट्रीय दृश्य पटल पर 2005 से पहले उनका कोई नामो निशान नहीं था। उनकी कलाकृतियां 1990 के दशक में बनाई गई थीं, जिनका मूल्य 4,000 यूरो से 10,000 यूरो के बीच आंका गया था। परंतु 29 मार्च 2006 को सौदवी लंदन में उनकी एक कृति जो है बिफोर द प्लम 35,000 यूरो में सेल हुई। उस दिन से लेकर के अक्टूबर 2008 के मूल्य संकट तक सुबोध गुप्ता की कलाकृतियों की नीलामी में एक भी लॉट ऐसा न था जो कि सेल ना हुआ हो। अब तक आपकी अनेकों कलाकृतियां पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क की नीलामी संस्थाओं द्वारा खरीदी जा चुकी हैं। चार अक्टूबर 2008 को सौदवी हांगकांग द्वारा आपकी एक 4 मीटर लंबी कैनवस पर निर्मित कलाकृति खरीदी गई। इसी समय क्रिस्टीज न्यूयॉर्क में उनकी कलाकृति व्हीकल फॉर 7 सीज थर्ड जो है बिकने से रह गई, जिसका मूल्य 3 से 4 लाख डॉलर आंका गया था। 3 अप्रैल 2008 को इसी सीरीज की एक अन्य कृति व्हीकल फॉर 7 सीज अपने अनुमानित मूल्य से 3 गुना कीमत पर जो है बिकी। इसकी नीलामी आर्ट क्यूरल पेरिस द्वारा की गई थी। सुबोध गुप्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध कलाकार हैं और अनेक निजी और सरकारी संग्रहों द्वारा उनकी कलाकृतियां प्राप्त की गई हैं अथवा खरीदी गई। सतीश गुजराल। सृजनशील व्यक्तित्व के स्वामी सतीश गुजराल का जन्म 1925 में झेलम में एक राजनीतिक परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात उन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया, जिसमें रेखांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुआलोकन, ग्राफिक डिजाइन, इनग्रेविंग का प्रशिक्षण जो है प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने सज्जजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कला की शिक्षा प्राप्त की। देश विभाजन के पश्चात ये दिल्ली आ गए। 47 से लेकर के 1952 के मध्य आपने विभाजन पर अनेक पेंटिंग चित्रित की। सन 1949 में आपने मॉर्निंग शीर्षक से एक पेंटिंग बनाई, जिसमें आपने शोक एवं विभाजन की त्रासदी को चित्रित किया था। यह पेंटिंग अनायास ही ध्यान को आकर्षित करती है। सन 1952 में आप 2 वर्ष की अध्ययन वृत्ति पर मैक्सिको गए, जहां चित्र संयोजन, स्टोन कार्विंग का आपने अध्ययन किया। आपने इंपीरियल सर्विसेज कॉलेज विंडसर, लंदन से भी कला का प्रशिक्षण लिया तथा ये महसूस किया कि म्यूरल बनाने के लिए कलाकार को त्रिआयामी होना चाहिए। गुजराल चित्रण, सिरेमिक, कोलाज, शीशा, लकड़ी, मिट्टी मतलब बहुआयामी कलाओं का ज्ञान रखते थे और बहु प्रकार की कलाकृतियां बनाया करते थे। म्यूरल के क्षेत्र में तो आपकी ख्याति विशिष्ट है ही। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली के ओडियन सिनेमा के जो है म्यूरल्स, न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड फेयर, ओबरॉय होटल, उत्तर रेलवे नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, दिल्ली हाई कोर्ट, मॉरिशस के गांधी संस्थान,
आदि स्थानों पर भी आपके म्यूरल आपकी कला कौशल को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इन सभी जगह इन्होंने अपने म्यूरल्स को बनाया है। देश विदेश में लगभग आपकी 30 एकल प्रदर्शनियां हो चुकी हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से आप 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 1956, 57 और 75 में प्राप्त कर चुकी हैं। 84 में बेल्जियम सरकार ने आपको ऑर्डर ऑफ टाउन से सम्मानित किया। 1989 में आपको जीवन की समस्त उपलब्धियों हेतु द विंसी पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार ने आपके सृजनात्मक प्रयासों को 1999 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। सतीश गुजराल की कला विविध माध्यमों जैसे म्यूरल, स्थापत्य, चित्रकला, रेखांकन, शिल्प, कलात्मक, अंतःस्फूर्त तथा अंतहीन अन्वेषण की ओर निरंतर अग्रसर थी। इस अवसर एवं जटिल कलात्मक अभिव्यक्ति व अंतर्दृष्टि का स्रोत आपके जीवन के निजी अनुभव है। श्रवण शक्ति खोने के परिणाम स्वरूप स्वयं कर्ता एवं कर्म दोनों ही दायित्व आप निभाते चले गए और सृजन यात्रा के प्रत्येक चरण में नवीन उपलब्धियां हासिल की। 1952 से लेकर के 1959 तक आपने देश विभाजन की त्रासदी को मैक्सिको की विरूपण पद्धति के द्वारा अभिव्यक्त किया तथा समय के अनुसार अपने चित्रों की विषय वस्तु धीरे धीरे विकसित की। इस प्रारंभिक दौर में अमूर्त और त्रिमितीय यांत्रिक बिंब जो है आपके चित्रों में परिलक्षित होते हैं। इसके पश्चात आपने विषय वस्तु में रूपकों को भी प्रस्तुत किया है, जैसे शक्ति और गणेश। इसमें वनवुड का प्रयोग किया है। जब उन्होंने इस विधा में काम किया था तो सबने उन्हें उनके कलात्मक प्रयास को सराहा नहीं, जबकि कहा ये कि ये भी कोई कला है। वुड जो है कलात्मक कार्य आज भी अनेक स्थानों पर शोभा बढ़ा रहा है। 1975 में अमेरिका में आयोजित नवतांत्रिक कलाकृतियों की प्रदर्शनी को सराहना मिली। इनमें अंदर प्रकाश स्रोत कृति के आवश्यक भागों को प्रकाशित करते हैं, जिसमें दर्शक जो है प्रभावित होता है। ये कृतियां आधुनिक यंत्रों से प्रभावित हैं। आज औद्योगिक युग में इन यंत्रों का रूप बदल गया है, अतः यांत्रिक तांत्रिक लक्ष्यों को तथा आज आधुनिक यंत्रों के रूप में जो है हमें समझना चाहिए। लीला, बिंदुसार, सहस्त्रसार, माया, इनकी जो ये शीर्षक से बनी हुई कलाकृतियां हैं यही स्पष्ट करती हैं। ए रामचंद्रन। रामचंद्रन का जन्म 29 अगस्त 1935 को केरल के कस्बा अट्टिंगल में हुआ। पारिवारिक वातावरण में कला की थोड़ी बहुत दखल थी, पर सबसे अधिक प्रभाव इनके घर में संगीत का था और घर के सभी लोग संगीत से संबद्ध थे। पिता जागीरदार थे। जाहिर है सामंती वातावरण हो तो संगीत की जगह होती ही है। यही कारण है कि बालक रामचंद्रन को संगीत की शिक्षा दिलाई गई। स्वयं रामचंद्र ने एक गायक के रूप में त्रिवेंद्रम आकाशवाणी संगीत से संगीत की रचनाएं प्रसारित की।
इसके साथ ही उन पर कला की धुन भी सवार थी। पहले राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों की नकल बनानी शुरू की। इतने पर भी बात ना बनी तो कुछ अंदर जो है नवीन करने की बेचैनी थी, कुछ नवीन चित्रण कार्य किया जाए। कस्बे में अनेक मंदिर भी थे जिसके भित्ति चित्रों ने उनके दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। रामचंद्रन ने अपनी परिकल्पना में कला की एक पूरी दुनिया जो है बसा डाली थी, जो समय आने पर साकार हो गई। इसी बीच उनके परिवार को कठिनाइयों ने आ घेरा। सन 1950 में आप त्रिवेंद्रम आ गए। 57 में केरल विश्वविद्यालय से मलयालम साहित्य में स्नातकोत्तर की जो है डिग्री हासिल की। साहित्य की शिक्षा का प्रभाव ये हुआ कि चीजों की तार्किकता के वो खुद कायल हो गए। इसके उपरांत आपने शांति निकेतन से कला की शिक्षा हेतु प्रवेश लिया। रामचंद्रन का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला था। उन्होंने कला और जीवन दोनों के लिए खूब संघर्ष किया। 1972 में आपने राजस्थान के लघु चित्रों का संग्रह किया और खूब अध्ययन किया। परिणामतः ययाति एवं उर्वशी की मिथिकीय श्रृंखला हम सबको लुभा रही है। लीक से हटकर नवीन प्रयोग करने के कारण कुछ आलोचकों को ये श्रृंखला उतनी पसंद नहीं आई, किंतु इससे हटकर कुछ लोग इस कला का समर्थन करते हुए भी पाए गए। रामचंद्रन ने अपनी इस श्रृंखला से कला जगत में एक विशिष्ट स्थान बनाया और मिथिकीयता के सौंदर्य शास्त्रीय परंपरा को तोड़कर एक नवीन प्रवृत्ति जो है विकसित की। रामचंद्रन ने समकालीन कला में अपनी पहचान एक विशिष्ट रूप में बनाई, जिसका प्रभाव अनेक रूपों में दिखाई देता है। ऐसे कलाकार सिर्फ कलाकार ही नहीं होते, बल्कि सच्चे अर्थों में अपनी परंपरा के कलाकार होते हैं, जिन पर पश्चिम का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता है और न ही वो बड़े बड़े नामों से और बड़े बड़े प्रयोगों से आतंकित होते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि तीसरी दुनिया के देशों की एक भिन्न कला धारणा होनी चाहिए। वे अंतरराष्ट्रीयता के समसामयिक दबावों के विपरीत एक आंदोलन की बात भी करते हैं। एक दौर में फ्रांसिस बेकन से प्रभावित रहे रामचंद्रन पश्चिम की महानता को सिरे से खारिज करते हैं। यह एक बड़े कलाकार का संदेश भी है कि आने वाली पीढ़ियां पश्चिमी प्रभावों को दूर कर उनकी शिकार न हो, बल्कि उसे दूर करें और अपनी मौलिकता को जो है ऊपर रखें। भारत और विश्व के कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कला आयोजनों में आपने शिरकत की है। अनेक सम्मानों से अलंकृत रामचंद्रन को ललित कला अकादमी ने भी अपना राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। आपको रत्न सदस्यता से भी विभूषित किया गया है। आपने कला में प्रतिबद्ध होते हुए वे प्रगतिशील मूल्यों के प्रति सदैव सचेष्ट रहे हैं। कला के विद्यार्थी, साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते रामचंद्रन की कला में अपने समय समाज की गहरी उपस्थिति है। वे कृतियों में अनवरत विमर्श करते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने अपनी सभी कलाकृतियों में स्त्री आकृतियों को तेज हरे रंग से बनाया है। अन्य आकृतियों में लाल, पीला, नीला, गुलाबी रंग देखा जा सकता है।
फ्रांसिस न्यूटन सूजा। आपका जन्म गोवा में हुआ। कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपने जीटी स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया, किंतु विचारशील एवं विद्रोही स्वभाव के सूजा राजनीतिक गतिविधियों में अधिक संलग्न रहने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपको प्रिंसिपल ने स्कूल से निष्कासित कर दिया। सूजा ने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की और नवीन प्रयोगों में जुट गए। आपके मजबूत और ऊर्जात्मक आकृति चित्रण में अद्भुत क्षमता थी, जिसमें पूर्व एवं पश्चिम का प्रभाव जो है परिलक्षित होता है। उन्होंने यूरोपीय कला, खासतौर से अफ्रीकी कला से बहुत कुछ लिया है। आपके द्वारा निरूपित मुखाकृतियों में कुछ इस भांति से चित्रित की गई हैं आकृतियां जिन्हें देखकर स्वतः ही पिकासो याद आ जाते हैं, जिनमें जबड़ा पिचका हुआ, खुला हुआ मुंह, निकली हुई बाहर की तरफ भागती हुई आंखें हैं। विभिन्न स्थानों पर नाक, कान, आंख प्रकट हो गए हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि चित्र फलक पर निरूपित चेहरा किसी अजब दुनिया से ताल्लुक रखता है। आपके नग्न शरीर वाली नारी के चित्रों में देह की मांसलता विशिष्ट है। लगता है प्रकृति का समस्त सौंदर्य मात्र नारी की देह में ही सिमट गया है, जिसके दर्शन में आप बार बार उसी देह की गहराइयों में भटक जाते हैं तथा चित्रण करते समय उतनी भयानकता से निरूपित करते हैं कि दर्शकों के मन में भी जुगुप्सा के भाव जो है उत्पन्न हो जाते हैं। सूजा बौद्धिक दृष्टि से जागरूक और स्वभाव से बेचैन होने के कारण पेंटिंग को एक्रिलिक चटक रंगों के द्वारा प्राय एक ही सिटिंग में पूरा किया करते थे। अध्यात्म से दूर रहने वाले सूजा ने पदार्थ को ही सर्वोपरि माना। आप स्वयं कहते हैं कि पदार्थ का एक निश्चित रूप होता है जिसमें रंग भरकर डायमेंशन पैदा किया जा सकता है। अपने वक्तव्यों के कारण सदा विवादों में रहने वाले सूजा सन 1949 में लंदन चले गए। 1960 में लंदन छोड़कर न्यूयॉर्क जा बसे। सूजा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली की कुमार गैलरी ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान सूजा के 38 चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें से 1963 से लेकर के 2000 तक के चित्रों को सम्मिलित किया। यह निर्विवाद सत्य है कि सूजा भारतीय चित्र आकाश में चमकने वाले प्रमुख सितारे हैं, जिनके सत प्रयासों के फलस्वरूप आधुनिक कला आंदोलन ने जोर पकड़ा था। चलिए अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज की मीटिंग खत्म। थैंक यू। थैंक यू।